the merciful, the beneficent. Last class on Saturday हमने आउटलाइन पढ़ी और आउटलाइन का मैंने एक टेस्ट लिया सैटरडे को और आप तमाम लोगों को मैं वापस भेज चुका हूँ. होपफुली तमाम लोगों को वापस मिल गया होगा. अगर किसी को नहीं मिले तो हैंड रेज करें. होपफुली जिन लोगों ने सबमिट करवाया था तमाम के तमाम लोगों को हम ईमेल भेज चुके हैं. तो 2 लोग कह रहे हैं डियर स्टूडेंट आपके बेटे दोनों की ईमेल मिली नहीं है हमें. वकार आप ज़रा चेक करें कि आपकी ईमेल जिस पे भेजते हैं गालमन आपकी ईमेल सही नहीं है. और राशिद आपकी भी ईमेल नहीं मिली थी. आज दोबारा एक दफ़ा मैं ईमेल एड्रेस आपको देता हूँ. आप दोबारा एक दफ़ा उस ईमेल को करेक्ट कर लें तब जाके आपको मिलेगी. अच्छा, अब कोई जब मैंने आउटलाइन देखी तो अगेन बहुत से लोगों ने शायद इतनी अच्छी आउटलाइन नहीं लिखी है. कुछ ने तो अच्छी लिखी है लेकिन बहुत से लोग मेजॉरिटी लोग ऐसे हैं जिनकी आउटलाइन अच्छी नहीं है. जब आपकी इसका मतलब आउटलाइन अच्छी नहीं है तो इसका मतलब यह है कि आपका ऐसे सफर करेगा. और अगेन उसमें जो मेजर रीजन बनी है वो रीजन ये बनी है कि आपने इररेलेवेंट लिख दिया है. अब जरा देखें यहां से उस दिन हमने स्टार्ट लिया था और गालबन मैंने ये एक टॉपिक सबसे पहले आपको दिया था. मैंने लिखा था कि करप्शन इज द मदर ऑफ ऑल इवल्स इन आवर सोसाइटी. अब इसको आप गौर से पढ़ें तो इससे हमें नजर ये आ रहा है that the examiner is interested in consequences of this corruption. और बहुत से लोगों ने जो आउटलाइन बनाई है उसमें उन्होंने दे हैव जस्ट रिटन द रीजंस. उन्होंने रीजंस लिखी हैं. अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं देखूं तो कुछ लोगों ने इस किस्म की आउटलाइन बनाई थी. अब इसको जरा पढ़ते हैं. मैं सिर्फ उनकी हेडिंग आपको बता रहा हूं. उन्होंने पहली हेडिंग बनाई इंट्रोडक्शन. ठीक है, यूनिवर्सल बन गई. दूसरी बनाई की काज ऑफ करप्शन. ठीक है, प्राइमरी बन गई. तीसरी बनाई कंसिक्वेंसेस और उनके नजदीक ये कंसिक्वेंसेस जो था ये प्राइमरी हेडिंग था. हालांकि कंसिक्वेंसेस नॉट द प्राइमरी हेडिंग. क्यों? माय डियर फ्रेंड, आपसे तो किसी ने कैटेगोरिकली कंसिक्वेंसेस पूछे ही नहीं है. आपसे तो पूछा गया करप्शन इज द मदर ऑफ ऑल द इवल्स. आपको वो की वर्ड्स इंडिकेट करने पड़ेंगे. यहां पता है करप्शन से क्या इश्यू होगा अगर आप करप्शन लिखेंगे, सॉरी कंसिक्वेंसेस लिखेंगे. कंसिक्वेंसेस इश्यू ये होगा कि कंसिक्वेंसेस किसी चीज के पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं. और करप्शन के एक पॉजिटिव कंसिक्वेंस भी है. और वो क्या है? बहुत से लोग ये हैं कहते हैं कि करप्शन के एक बहुत अच्छा जो कंसिक्वेंस है, जो पॉजिटिव कंसिक्वेंस है, वो ये है कि दिस ऑलवेज सर्कुलेट द मनी. वो तुम पर पॉजिटिव तो पूछ ही नहीं रहा. वो तो फिर एक और हेडिंग बना दी इंपैक्ट्स. पहला मेरा क्वेश्चन ये है कि डू यू थिंक दैट द इंपैक्ट्स और कंसिक्वेंसेस कोई डिफरेंट चीज है? तो क्यों आपने एक हेडिंग को 2 दफा लिख दिया? आप कभी भी एक हेडिंग को 2 दफा लिख ही नहीं सकते. यू आर नॉट सपोज टू राइट वन हेडिंग ट्वाइस. लिख ही नहीं सकते एक हेडिंग को 2 दफा. ये भी आपने गलती कर दी. अब सोल्यूशन, अगेन सोल्यूशन बन सकती है आपकी प्राइमरी. तो इसका मतलब यह है कि अगर आपने ऐसी आउटलाइन बनाई है तो यू हैव जस्ट रिटन द सेकेंडरी हेडिंग. आपने तो एक भी प्राइमरी हेडिंग इसमें नहीं लिखी. नॉट अ सिंगल प्राइमरी हेडिंग इन दिस होल डिस्कशन. मेडिसन आ में से कुछ लोगों ने ये आउटलाइन बनाई हुई थी और इनके मैक्सिमम मार्क्स थे. आपके ही एक स्टूडेंट की मैंने ये आउटलाइन कॉपी की है. उन्होंने इंट्रोडक्शन लिखा और जनरल स्टेटमेंट से स्टार्ट किया और लिखा एवोल्यूशन ऑफ सिविक लाइफ. थोड़ा सा और नैरो डाउन किया, लिखा रोल ऑफ अकाउंटेबिलिटी फॉर डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस. नीचे स्पेसिफिक हेडिंग लिखी व्हाट डज मीन बाय करप्शन. फिर एक हेडिंग दी की काज ऑफ करप्शन. सेकेंडरी हेडिंग है
बाइफरकेशन नहीं की, अपना टाइम बचाना चाह रहा है, बिल्कुल ठीक है। क्या इससे होगा कि आपके सारे के सारी जो काजेज है वो एक ही पैराग्राफ में मर्ज हो जाएंगे। नेक्स्ट लिखा, हाउ करप्शन इज द मदर ऑफ ऑल इवल्स, प्राइमरी हेडिंग है। पहला सबसे पहला इंक्रीज इन क्राइम रेट, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट लिखा प्रमोट अनएम्प्लॉयमेंट, सही लिखा। हालांकि यहाँ पे तो और भी आप किया कर सकते थे कि इंक्रीज इन क्राइम रेट को फर्दर बाइफरकेट भी कर सकते थे। deprive talented people from their rights, infuse provincial and ethnic rift, promote clash amongst institutions, restrict economic growth और enhance lawlessness in the society। उसके बाद एक है, उसके बाद सेकेंडरी हेडिंग लिखी, क्या लिखा, सोल्यूशन टू मिनिमाइज करप्शन, और उसके नीचे आर्गुमेंट्स लिखे और एंड पेडिशन कंक्लूजन लिख दिया। बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट आउटलाइन है। इसको और बेहतर किया जा सकता है, इसके आर्गुमेंट्स के सब आर्गुमेंट्स लिखे जाते हैं। तो अब यहां पे जो मेरा दूसरा टॉपिक था, हमारा देखें दूसरा जो टॉपिक था वो माय डियर फ्रेंड, हमारा टॉपिक हायर एजुकेशन इज एन एजेंट ऑफ चेंज था। जब इस टॉपिक पे गए डियर फ्रेंड, तो बहुत से लोगों ने ये आउटलाइन बनाई, जरा गौर से देखें। सबसे पहले लिखा इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन के नीचे पहली आर्गुमेंट जो है ना वो लिखी हायर एजुकेशन। ये तो स्पेसिफिक है, इसकी जर्नल कहां पे गई? इसकी तो कोई जर्नल लिखी ही नहीं है। ये सैंपल 1 है, ये वो लोग हैं जिनके 1 से लेके 3 मार्क्स तक है। इसके बाद लिखा है एजुकेशन। हालांकि आपको पता है एजुकेशन जर्नल है, हायर एजुकेशन स्पेसिफिक है। एजुकेशन ऊपर होनी चाहिए थी, हायर एजुकेशन नीचे होना चाहिए था। एजुकेशन सिंगल वर्ड्स में भी नहीं आ सकती। और नीचे लिखा है हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। माय डियर फ्रेंड, एजुकेशन की कौन सी हिस्ट्री होती है? एजुकेशन की हिस्ट्री होती नहीं है। सो दिस इज टोटली इररेलेवेंट। नीचे एक सेकेंडरी हेडिंग बनाई, सेकेंडरी हेडिंग बनाई कि हायर एजुकेशन इन पाकिस्तान। सबसे पहली हेडिंग बनाई हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। ये हेडिंग के साथ मैच ही नहीं कर रही है ये आर्गुमेंट। नेक्स्ट लिख दिया मिनिमम बजट। मुझे बताएं पहली और दूसरी आर्गुमेंट्स आपस में कुछ मैच कर रही हैं? ये तो टोटली वैसे एक इररेलेवेंट, जस्ट सेक ऑफ आर्गुमेंट लिख दिया। फिर लिखे इंपैक्ट्स ऑफ हायर एजुकेशन। पहला इंपैक्ट लिखा वेस्टर्न कंट्रीज। बट व्हाट डज मीन बाय वेस्टर्न कंट्रीज? ये कौन सा इंपैक्ट है? नीचे लिखा न्यूटन एज अ साइंटिस्ट। ये कौन सा इंपैक्ट है न्यूटन एज अ साइंटिस्ट? या तो यार इसको थोड़ा सा बेहतर करें और लिखें एडवांसमेंट इन वेस्टर्न कंट्रीज प्रोड्यूस ओपिनियन लीडर लाइक द न्यूटन। और एक और भी इशू है कि ये सारे वर्ड कैपिटल किए जा रहे हैं। ये सी भी कैपिटल कर दिया, ये एस भी कैपिटलाइज कर दिया, फिर सी इस्तेमाल कर दिया। कभी जब दिल कर रहा है कैपिटलाइज कर रहे हैं, जब दिल कर रहा है स्मॉल लिख रहे हैं। फिर लिखा सोशल चेंजेस। ये वो लोग लिखते हैं ऐसी चीजें कि जी सोशल चेंजेस एंड पॉलिटिकल चेंजेस एंड दिस चेंजेस एंड दैट चेंजेस, जिन्हें कुछ भी नहीं आता होता। जो बिल्कुल फारिग होते हैं ना वो ये लिखते हैं। नीचे एक और हेडिंग बना दी, हायर एजुकेशन एन एजेंट ऑफ चेंज। मेरे नजदीक तो इंपैक्ट और एन एजेंट ऑफ चेंज एक ही चीज है। फिर एक चीज को 2 दफा क्यों लिखे? फिर नीचे एक हेडिंग दे दी हायर एजुकेशन कमीशन। इसका भी कोई लिंक नहीं है। तो ये वो लोग थे जिनका 0 से लेके 2 मार्क्स आए हैं। अब कुछ और लोग थे, उन्होंने दे मेड लाइक दिस वन, दिस इज सैंपल 2। थोड़ी सी बेहतर की, थोड़ी सी बेहतर की। इंट्रोडक्शन के नीचे पहली बात लिखी एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज, बेहतर कर लिया। रोल ऑफ एजुकेशन प्रॉस्पेरिटी एंड डेवलपमेंट, बेहतर हो गया। और तीसरा हेडिंग लिखी व्हाट इज हायर एजुकेशन। नेक्स्ट सेकेंडरी हेडिंग बनाई। हेडिंग क्या बनाई?
हेडिंग बनाए की फीचर्स या ऑब्जेक्टिव ऑफ चेंज, नीचे लिखा सोशल ऑब्जेक्टिव, कल्चर ऑब्जेक्टिव, साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव, पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव। तो आपको 5 पैराग्राफ लिखने पड़ेंगे। लेकिन यहां पे एक और मसला भी हो गया। मसला ये है कि हर जगह है कि रेपिटेशन होनी शुरू हो गई है, तो ये इंडिकेट करेगा कि आपको वोकेबलरी या आपको लिखना आता नहीं है, यू आर नॉट गुड इन राइटिंग। कि आपको लिखना नहीं आता अगर आप ऐसा लिखेंगे तो। अब नेक्स्ट जब प्राइमरी बनाए तो प्राइमरी अच्छी बना ली, ठीक बना ली। पहले बनाए हायर एजुकेशन ब्रिंग्स चेंज, और सबसे पहले लिखा साइंटिफिक चेंज, इसकी बाइफर्केशन की। तो पैराग्राफ किस पे होगा? साइंटिफिक चेंज पे होगा। नीचे दो उसकी एग्जांपल दे दी कि इस पैराग्राफ में जाएंगे तो लिखेंगे ब्रिंग टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, इन्फ्यूज कल्चर ऑफ इनोवेशन रिसर्च, और इंप्रूव लेबर एफिशिएंसी, ये चीज। नेक्स्ट लिखा सोशल चेंजेस। गलती ये हो गई कि अगेन चेंजेस का सी कैपिटलाइज कर दिया, हालांकि ये स्मॉल होना चाहिए। ये सिर्फ ऊपर हेडर का, इसके नीचे भी सब आर्गुमेंट्स लिखनी, इकोनॉमिक चेंजेस के नीचे भी लिखनी, पॉलिटिकल चेंजेस के नीचे भी लिखनी। अब यहां पे एक और इशू आया, आपको इशू ये आया है कि आप कैसे कि सिर्फ 4 पैराग्राफ बनेंगे, देयर वुड बी ओनली 4। पहला साइंटिफिक चेंजेस पे, दूसरा सोशल चेंजेस पे, तीसरा इकोनॉमिक चेंजेस पे। हालांकि आपका इन जो नीचे एग्जांपल दिए हैं ना, हर एक पे अलग अलग पैराग्राफ बन सकता था। अच्छा, कुछ लोग ऐसे थे उन्होंने ये आउटलाइन लिखी और उनको मैंने 6 मार्क्स भी दिए हैं। उन्होंने कहा वही इंट्रोडक्शन के नीचे तो वही चीजें लिखी। अब जब वो आए ना सेकेंडरी हेडिंग ऑब्जेक्टिव पे, नीचे उन्होंने बाइफर्केशन नहीं की। ये अच्छी बात है। क्यों? सारे के सारे जो ऑब्जेक्टिव ऑफ चेंज हैं वो सारे के सारे एक ही पैराग्राफ में मर्ज हो जाएंगे, सारे एक ही पैराग्राफ में ऑब्जेक्टिव आ जाएंगे। इसके बाद ये हो गए प्राइमरी पे, और अब उन्होंने ब्रॉडर लाइंस छोड़ दी। उन्होंने नीचे सही आर्गुमेंट्स लिखी और ज्यादा आर्गुमेंट्स लिखी। बड़े ये सोशल पॉलिटिकल ये वो लोग लिखते हैं, इसको हम कहते हैं जनरल राइटिंग, जिनके कुछ। अब उन्होंने ट्राई दे बिकम मोर स्पेसिफिक। सबसे पहली बात लिखी ब्रिंग टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, और उसकी 2 बाइफर्केशन कर दी। पहली बात लिखी इमरजेंस ऑफ यूएसए एज अ सुपर पावर। दूसरी आर्गुमेंट लिखी क्रिएट कॉन्शियसनेस अमंग द सिटीजन्स। अगेन दोबारा बाइफर्केशन कर दी, वजाहत कर दी। फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड अकरेंस ऑफ अरब स्प्रिंग्स, improve labor efficiency, education institution act as a think tank, produce opinion leader like Karl Marx, infuse culture of innovation and research। मेरे पास स्लाइड में जगह नहीं थी, नहीं तो हर आर्गुमेंट्स की मैं फर्दर सब आर्गुमेंट्स लिखता। प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू ऑल द स्टेक होल्डर। अब थोड़ी सी मैंने दूसरा मेथड अडॉप्ट किया, कॉलन वाला, विक्ट्री ऑफ बाराक ओबामा फ्रॉम ब्लैक कम्युनिटी ऑफ यूएसए। हर एक को इक्वलिटी होती है। challenge orthodox dogmas in the society, ensure positive political participations, enhance economic growth, और एंड वीडियोस एंड वी हैव रिटन द कंक्लूजन। ये वो आउटलाइन थी जिनको मैक्सिमम मार्क्स मिले। अब आपके यहां तक क्वेश्चंस हैं। अच्छा, बहुत से लोगों को मैंने मार्कर पॉइंटर कहा था, पंक्चुएशन की गलतियां समझाई थी, आप सारी की सारी वही गलतियां कर रहे हैं जो मैंने आपको समझाई थी, ऑलरेडी बताई थी। जी, नॉट योर टर्न। क्वेश्चन है तो क्वेश्चन करें, और हम डेफिनेट उस वक्त आगे नहीं जाएंगे जब तक आपकी आउटलाइन सही नहीं होगी। ये क्वेश्चन है जी मोहम्मद राशिद का। जी राशिद। जी हनान बेग, आप क्वेश्चन करें।
सर ये कैपिटलाइजेशन ऑफ वर्ड्स में प्रॉब्लम आ रही है कि सिर्फ हेडिंग्स को कैपिटल के फर्स्ट लेटर कैपिटलाइज करना होता है। देखो देखो, रूल ये है कि जब भी कोई चीज हेडिंग्स में लिखते हो, किसको, हेडिंग्स। ये हेडिंग है बेटे। हेडिंग के अंदर तमाम के तमाम अल्फाज का कीवर्ड्स, जो कीवर्ड्स होते हैं वो कैपिटल लिखे जाते हैं, एक्सेप्ट प्रीपोजिशन, हेल्पिंग वर्ब, मैंने 5-6 चीजें बताई थी। बाकी नीचे जो ब्लैक में है ना, ये आर्गुमेंट्स हैं, इसमें दो चीजें कैपिटलाइज की जाती हैं। एक तो इनका पहला वर्ड कैपिटल किया जाता है, जी सर। और दूसरा कोई बार ओबामा मैंने कैपिटलाइज, अगर कोई प्रॉपर नाउन आ जाता है तो वो कैपिटलाइज होगा, अदरवाइज कोई चीज आप कैपिटलाइज नहीं करेंगे। ठीक है सर, थैंक यू। और ये सबसे ज्यादा हम ऐसे में गलतियां यही करते हैं। अच्छा, इसके बाद फैजा, फैजा आप बताएं। जो मतलब कि एक दो पॉइंट्स देते हैं वो फैजा, ज्यादा। आपकी आवाज में बहुत ज्यादा डिस्टॉर्शन, और लगता है आपने ये हैंड फ्री नहीं लगाए हुए हैं, आपकी आवाज आती नहीं है मुझे। हेलो, जी। अब सही है सर? बेहतर तो नहीं है, चलें क्वेश्चन करें, मैं कोशिश करता हूँ। सर ये पूछना था कि इंट्रोडक्शन में स्पेसिफिक हो जर्नल हो, जो कि एक दो लाइन जो देते हैं वो क्लियर नहीं है। मैंने कहा बेटे, इंट्रोडक्शन के नीचे जो 3 पॉइंट्स आते हैं ना, जी सर। वो आपके ऐसे का जो इंट्रोडक्शन होता है उसको इंडिकेट करते हैं। मतलब अगर आपने अपने ऐसे के इंट्रोडक्शन को डेमोक्रेसी पे, और अगर आपने उसको आपने इब्राहिम लिंकन की कोटेशन से शुरू किया है, तो वो जो कोटेशन है उसका क्रक्स यहाँ पे आना चाहिए। मीन कि वहां पे आप लिखा है डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल फॉर द पीपल, तो यहाँ पे आप लिखेंगे डेमोक्रेसी इन द आईज ऑफ इब्राहिम लिंकन। ठीक है। और तीसरी जो लाइन होती है ना, जो दूसरी, उसके अंदर वेट आप लिखेंगे व्हाट डज मीन बाय डेमोक्रेसी। अगर वो नहीं लिखना चाहती हैं तो थीसिस स्टेटमेंट लिख लें। थीसिस स्टेटमेंट पूरी नहीं आएगी, थीसिस स्टेटमेंट का वर्ड आएगा। आपने स्पेसिंग का रूल तो बेटा वही है कि हर वर्ड के बाद स्पेस दी जाती है, दो हेडिंग्स के दरमियान में कोई स्पेस नहीं होती। मीन के ये हेडिंग और बीच में लाइन, यू आर नॉट सपोज टू लीव इवन स्किप अ सिंगल लाइन। फैसा क्लियर हो गया आपको? जी सर, क्लियर हो गया। अच्छा, अब यहां पे ना एक और चीज मैं जरा समझाने की कोशिश करता हूं। ये एक ऐसे आया है 2 साल पहले, इसके बाद एक और ऐसे भी आया था, वुमेन यूनिवर्सिटीज एन एजेंट ऑफ चेंज। जरा इसे, इसके सिर्फ हेडिंग्स बनाए, आर्गुमेंट्स नहीं लिखने, जस्ट मेक द हेडिंग्स। 5 मिनट है, आपने सिंपल ना इसकी प्राइमरी सेकेंडरी यूनिवर्सल हेडिंग बनानी, बनाए जरा। जो फिर मैं आपको बताना चाह रहा हूं बात, वो फिर मैं बताता हूं।
इसके सिर्फ रिएक्शन आपने हेडिंग्स बनानी है, सिर्फ हेडिंग्स बनानी है, मैं और प्राइमरी प्लस सेकेंडरी हेडिंग्स बनानी है। हाँ, में से जो इस ईमेल पे आप भेजते हैं ना, एक दफा चैट बॉक्स के अंदर कोई एक दफा ईमेल लिख ले, वकार उस ईमेल को देख लें, उस ईमेल पे भेजा करें, कल वाला भी उसी पे भेज देना। ये वकार बताएं। जी ठीक है सर। ये लिख दिया, एक अपना फ्रिया ने लिख दिया। अच्छा, शहजादी बानो, आपने ये पूछा है कि बेटे फुल स्टॉप का एक ही रूल है आउटलाइन के अंदर। आउटलाइन में अगर कुछ सेंटेंस आ गए ना, तो ये सिर्फ सेंटेंस के बाद आती है, कि ये फ्रेजेस के बाद, क्लासेस के बाद, इन चीजों के बाद नहीं आती। दिस ओनली अपीयर एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। अगर कोई सेंटेंस आ गया है तो उस एंड पे आती है, अदरवाइज ये नहीं आती। दिस इज नॉट रिक्वायर्ड। अच्छा देखें डियर फ्रेंड, ये एक आउटलाइन मैंने लिखाई है, और बिलीव मी ये वही आउटलाइन है जो आपने पीछे लिखी थी, कोई फर्क नहीं है दोनों में। ये देखो, क्लासरूम डिसाइड द फ्यूचर ऑफ एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन एंड एजेंट ऑफ चेंज। ये दोनों के दोनों एजुकेशन के बेनिफिट्स के मुतालिक हैं, कि एजुकेशन के बेनिफिट्स क्या है। इसकी आउटलाइन ऐसे बनेगी, 90% आउटलाइन रिपीट होगी। हमने कहा एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज, और नीचे हमने रोल ऑफ क्लास, सॉरी ये क्लास नहीं है, दिस इज, मैं एक मिनट ठीक कर लेता हूं, रोल ऑफ क्लासरूम फॉर प्रॉस्पेरिटी एंड डेवलपमेंट। नीचे हमने वही बात लिखी, हमने क्या, की फीचर ऑफ रियल क्लासरूम्स। जब हम आगे गए तो हमने लिखा हाउ क्लासरूम डिसाइड द फ्यूचर ऑफ नेशन। सिंपल वर्ड, और वही आर्गुमेंट है, थोड़ा सा आर्गुमेंट की पोजीशन चेंज हो जाएगी। हमने कहा ब्रिंग डिसिप्लिन, प्रमोट जेंडर रिस्पेक्ट, encourage learning of new disciplines. Classroom act as a think tank, create consciousness among citizens, produce opinion leaders, infuse culture of innovation and research, reduce extremism, provide equal opportunity, challenge। देखो सबसे पहले ये जो डॉगमा सोसाइटी के अंदर ईवर्स होते हैं, इन पे, इनके खिलाफ क्लासरूम्स में बातें होती हैं। इन पॉलिटिकल पार्टी से सबसे पहले जो इलेक्शन होता है वो सीआर का, वो क्लासरूम से इलेक्शन स्टार्ट होते हैं। तो इस वजह से अगर एजुकेशन का या डेमोक्रेसी का, या बहुत से ऐसे हैं, बिलीव मी, अगर आपने एक अच्छा ऐसे किया हुआ है ना, तो आप सारे के सारे बहुत अच्छे ऐसे कर लेंगे। क्लियर हो गया? आज हम एक और आउटलाइन, आज मैं बहुत से टॉपिक आपको दे रहा हूं, ये करें।
और ये सारे के सारे वो टॉपिक हैं जो शायद रिकमेंडेड टॉपिक्स हैं, और कोशिश करनी चाहिए आज आप तमाम के मोर देन 6 मार्क्स आने चाहिए। इट शुड बी सम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट। जिस दानिश यहाँ पे क्लासरूम जो है वो एजुकेशन के लिए यूज किया गया है, लेकिन वर्ड आपने एजुकेशन नहीं लिखना, वर्ड आपने क्लासरूम में लिखना है। और टाइम है 9:30 तक, 9:30 तक ये आप मुझे असाइनमेंट सबमिट करवाएंगे। और मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आखिरी 3 टॉपिक्स पे लिखें, या तो डीग्लोबलाइजेशन पे लिखें, या हेल्थ और बेसिक एजुकेशन पे लिखें, या कोविड पे लिखें। जी फैजा बताएं। सॉरी अगेन वही मुझे इंट्रोडक्शन का था कि जैसे आपने एवोल्यूशन का है, जैसे मैं अगर कोई टॉपिक लिखती हूँ जैसे पाकिस्तान इज अ रिच इन रिसोर्सेज एंड पुअर इन मेरिट, उसके बाद मैं इंट्रोडक्शन में पाकिस्तान की पहले तारीफ देती हूँ कि ब्लेस्ड है ये, तो सर उसमें इंट्रो के बाद मेरी कौन सी लाइन आएगी? आपने अगर अपना इंट्रोडक्शन वहां से स्टार्ट किया है कि पाकिस्तान इज ब्लेस्ड कंट्री, तो आप लिखेंगे वैरायटी ऑफ नेशन रिसोर्सेज इन पाकिस्तान। वैरायटी ऑफ नेशन, जी, एग्जिस्टेंस ऑफ वैरायटी ऑफ रिसोर्सेज इन पाकिस्तान, पहली लाइन ये आ जाएगी। एग्जिस्टेंस, जी सर रिपीट कीजिएगा थोड़ा। मैंने कहा आप लिखें एग्जिस्टेंस ऑफ सो मेनी नेचर रिसोर्सेज इन पाकिस्तान। क्लियर हो गया फैज आपको? जी सर क्लियर हो गया। जी फैज नाजिम। अच्छा सर, अभी हमने जो आउटलाइन देखी थी क्लासरूम्स डिसाइड द फ्यूचर ऑफ नेशन, उसमें हमने जो प्राइमरी हेडिंग बनाई थी हाउ क्लासरूम्स डिसाइड द फ्यूचर ऑफ नेशन, अगर ये हेडिंग मतलब इस हेडिंग में हम अगर क्वेश्चन पूछ रहे हैं हाउ, तो इसमें क्वेश्चन आखिर तो में नहीं हम है, क्वेश्चन तो नहीं है। क्वेश्चन कहाँ पे क्वेश्चन है बेटे? क्वेश्चन तो मैंने आपको समझाया था तब होता अगर हाउ के बाद यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आता तो तब ये क्वेश्चन था। यहाँ अगर देखो बेटे, मैंने उस दिन भी आपको समझाया था क्वेश्चन मार्क तब होता अगर यहाँ पे लफ्ज डू होता तो। अच्छा ये क्वेश्चन नहीं है, सही दिस इज है। नॉट अ क्वेश्चन, ये फ्रेज है, डिपेंडेंट फ्रेज है। जी फैज आपको क्वेश्चन भी हो गए? जी नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ। क्वेश्चन नहीं है अब, सॉरी सिद्रा का क्वेश्चन है। जी सिद्रा। सर मैंने ये क्वेश्चन मार्क का ही पूछना था कि ये क्वेश्चन इस तरह से नहीं आउटलाइन में लिखते? कैसे? सर हाउ डू अगर लगा दें तो मतलब, या कोई ऐसे भी और लिख भी? सकते हैं, अगर लिखना चाहते हैं तो लिख दें, अगर ऐसे लिखना है तो इधर क्वेश्चन मार्क डाल दें, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है सर, मैंने यही कुछ लोग कहते थे ना कि क्वेश्चन मार्क नहीं लिखते इस तरह से आउटलाइन में, तो वो आपकी मर्जी है, ये दिस इज योर ऑप्शन, लिखें या ना लिखें। ठीक है सर। सर अगर हेल्पिंग वर्ब सिर्फ डू आएगा तो फिर भी एंड पे क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा ना? जी हाउ खत्म हो जाएगा तो डू आएगा, तो तब भी क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तब भी क्वेश्चन मार्क आएगा? आएगा डू। देखो हेल्पिंग वर्ब जब भी स्टार्ट में आता है तो क्वेश्चन मार्क तब जरूरी आता है। जी अब्दुल फहीम। सर ये जब हम एक प्राइमरी हेडिंग लिखते हैं तो उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन है कि कितनी उसके आर्गुमेंट्स लिख सकते हैं? क्योंकि अगर इस तरह फॉर एग्जांपल हम इधर अभी 11 आर्गुमेंट्स हैं, अगर हम 15 तक ले जाएं या कुछ तो वो देखो आप बहुत उतनी लेंथी हो लिख जाएगा। सकते हैं, देखो उतनी लिख सकते हो जितनी आप ऐसे में लिख सकते हो। आप सपोज लिख देते हो 50, तो 50 पैराग्राफ लिख लोगे? नहीं, मेरा पॉइंट यही है कि अभी भी अगर 11 है तो ये बहुत लेंथी नहीं हो गया एक ही नहीं, प्राइमरी 11 हेडिंग? तो बेटे 11 तो आप बड़ी आसानी के साथ पैराग्राफ लिख सकते हो। एक ही प्राइमरी हेडिंग के उसको अगर हम दो में डिवाइड कर सकते दो हो? में डिवाइड हो नहीं सकती है ना, अगर होती है तो फिर तो कर देंगे, इसको कैसे दो में डिवाइड करोगे? ठीक है। शहजादी बानो।
जी सर, जैसे कि आपने कहा कि सेंटेंस के एंड में फुल स्टॉप लगाते हैं, तो सर ये जो नंबरिंग के स्टार्ट में नंबरिंग के बाद जो फुल स्टॉप लगाते हैं, तो वो फ्रेज या वर्ड से पहले मतलब लगा सकते हैं? मैंने कहा कि बेटे नंबरिंग, अगर ये फुल स्टॉप लगा हुआ है ना, ये वाला, ये देख जी रही हैं सर। आप, जी चाहे ये सर। मेरा सेंटेंस भी होगा ना तो फिर भी इसके एंड पे फुल स्टॉप नहीं आएगा। ओके। ओके सर। ठीक है, चाहे सेंटेंस भी होगा तो नहीं आएगा। ओके सर। ये तैमूर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर तैमूर। मेरी आउटलाइन में सर आपके रिमार्क्स थे कि एक सर मैंने लाइन छोड़ी हुई थी दो प्राइमरी हेडिंग्स के दरमियान, प्राइमरी हेडिंग और उसके आर्गुमेंट्स के बाद मैंने एक लाइन छोड़ी हुई थी हम सर। नहीं एक छोड़ ये तो सकते। ठीक है सर। सर इसके अलावा सर और कोई रिमार्क नहीं था सर। असल में जो मैं आर्गुमेंट्स लिखता हूँ और उसके नीचे सब आर्गुमेंट्स लिखता हूँ वो मेरे बड़े जनरल होते हैं। फॉर एग्जांपल सर मैंने आर्गुमेंट लिखा है एनहांसमेंट ऑफ रिसर्च बेस, उसके नीचे मैंने उसका जो सब आर्गुमेंट लिखा है सर वो ट्रिगर्स फ्लो ऑफ आइडियाज ए बिल्कुल एंड ठीक है, बिल्कुल रिसर्च ठीक है, डेवलपमेंट। ठीक है। मैंने सर नंबर तो अभी कितने दिए आपको? सर मेरे 4.4 है। ठीक है, ये ठीक लिखा है आपने। और सर मतलब फॉर एग्जांपल मैं भी आपकी एक आउटलाइन देख रहा था तो उसमें जो आपने किसी बच्चे की शेयर की हुई है तो उसमें जो सब आर्गुमेंट है वो बड़ा स्पेसिफिक, जैसे बराक ओबामा वाला है, मतलब इक्वल वैसे वैसे अपॉर्चुनिटी बेटे फॉर। वैसे लिखा स्पेसिफिक की जाता है आपने, इस वजह से शायद थोड़े से आपके नंबर भी कम आए हैं। बिल्कुल ठीक है सर। ये सर मैं पॉइंट पूछना चाहता था कि मतलब क्या ये रीजन है मेरे जी, मतलब स्पेसिफिक लिखनी है, बिल्कुल स्पेसिफिक लिखनी है। बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल ठीक। थैंक यू सर। अच्छा डियर स्टूडेंट, योर टाइम स्टार्ट्स फ्रॉम नाउ। अच्छा, आपने इनमें से किसी एक पे बनानी है, बट अगेन ये बहुत अच्छी आउटलाइन होनी चाहिए। पॉइंटर मार्कर इन चीजों को यूज करके बहुत खूबसूरत आउटलाइन बनानी है। जी असद, असद आप बताओ। मीटिंग बेशक आप में से कुछ छोड़ना चाहता है तो छोड़ दे टॉपिक लिख के। जी असद। सर आर्ग्यूमेंट्स को ज्यादा मैच्योर कैसे किया जाए सर, ये बेटे थोड़ा। रीडिंग से, जितनी रीडिंग हैबिट अच्छी करोगे ना, जी सर। और कंपैरिजन कंट्रास्ट से देखो यार, अगर किसी के अच्छे नंबर आते हैं जैसे कि मैंने दिखाए हैं, उस आउटलाइन के साथ अपने आप को कंपैरिजन करो कि यार वो कहाँ पे आपसे अच्छा है। जी सर। सर ये देखो बेटे, जब मतलब। आप दो चीजों को कंपेयर कंट्रास्ट करोगे ना, जी उससे सर। आपको अंदाजा होता शुरू हो जाएगा कि यार अगर इसने अच्छा लिखा है तो क्यों लिखा है, और मेरे अच्छे नंबर नहीं आए हैं तो क्यों नहीं आए हैं। सर सोर्सेज बता सकते हैं? एक तो न्यूज़पेपर हो गया सर, और एक दिन सबर कर लें, कल डे आफ्टर टुमारो हमारा इसी पे लेक्चर है। और दूसरा ये बताएं, मैंने आपको मॉक कब कहा हुआ है? मॉक कब है आपका? जी सर। मॉक मैंने बताया हुआ है आप लोगों को? नहीं नो सर। सर। मैंने बताया हुआ है ना? नहीं नो बताया सर, हुआ? नॉलेज में नहीं है सर। नो सर। बेटे आपको मॉक होगा थर्सडे वाले दिन। थर्सडे वाले दिन आपको 3 घंटे का फुल फ्लेज मॉक पेपर होगा। जी सर। अच्छा, थैंक तो यू ये सर। आप बताओ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी तो सर मुझे जो रिव्यू मिला है वो आपने लिखा है वर्क ऑन एक्सप्रेशन। जी सर मुझे ये बताया थोड़ा सा वर्क कैसे एक्सप्रेशन पे वर्क करना बेटे, है। एक्सप्रेशन का मतलब है आपके सिलेक्शन और वर्ड्स कोई अच्छी नहीं होती, आप बार बार लफ्जों को रिपीट करते हो। सर उसके अलावा सर आपने कोई गलती नहीं निकाली हुई, लेकिन आपने नंबर से 3 दिए हुए हैं। मैंने बेटे ना इस वजह हर से 3 है, देखो इस वजह से 3। आप मुझे दोबारा व्हाट्सअप करो, मुझे मेरे नंबर पे, मैं दोबारा उस पर पूरी कमेंट्री करके आपको भेजता हूँ। चलें ठीक सर, मैं करता हूँ अभी आपको। ठीक है। डियर फ्रेंड, योर टाइम स्टार्ट्स फ्रॉम नाउ। मीटिंग अगर आप लीव करना चाहते हैं तो लीव कर सकते हैं, क्योंकि 5-10 मिनट बाद मैं भी इसको खत्म कर दूंगा। जी वकार, वकार बताएं। सर एक बार जरा प्लीज चेक कीजिएगा, मैंने अभी दोबारा अपनी वो आउटलाइन वो सेंड जब मैं की है। अकेडमी में जाऊंगा तो वहां से चेक करूंगा। ठीक है, आपको मिल जी जाएगी, ठीक, क्लास से पहले पहले मिल जाएगी। जी ठीक, थैंक यू।